कुछ लोगों के पास तो पानी है, कुछ लोगों के पास पानी ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ठीक है। डैम्स को बिल्ड क्यों करा जाता है? ताकि हम लोग रिवर को एक एम्पाउंड करके रख सके या रेन वाटर को स्टोर करके रख सके, जिसको बाद में हम लोग एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सके, किसानों के वो काम आ सके। इसे खुदाई कर दी ताकि कल को अगर पानी बहकर इस जगह तक आए तो वो पानी इन गड्ढों के अंदर स्टोर हो जाए और फिर पानी तो वापस चला जाएगा, बट इन गड्ढों में वो स्टोर होके रह जाएगा। तो ये इनंडेशन चैनल जो है बाद में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फील्ड्स के अंदर इरिगेशन करने के लिए। बाद में इस पानी को इस्तेमाल और यूज किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग बच्चे लेकर आ गए हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जो कि हमारी क्लास 10th ज्योग्राफी का बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, वाटर वाटर एवरीवेयर वाला चैप्टर, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो यार इंसान ना हर चीज के बगैर जिंदा रह सकता है, टू बी ऑनेस्ट सही में जिंदा रह सकता है। हम लोगों को लगता है ना लाइफ में कई बार कि यार ये चीज चली गई तो क्या ही होगा हमारा, बट उसके बिना भी हम जिंदा रह लेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता और वो चीज है पानी, यानी कि वाटर। और बच्चों वाटर कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वाटर एक बहुत ही अहम रिसोर्स है हमारी लाइफ का, एक बहुत ही अहम संसाधन है हमारी लाइफ का, जो कि काफी ज्यादा थ्रेट में और डेंजर में आ गया है। क्योंकि बच्चों पानी की किल्लत हर जगह आजकल देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ जो पानी की अवेलेबल हम बोल सकते हैं क्वालिटी है वो भी काफी डिटीरियोरेट होती जा रही है, जिसकी वजह से क्वांटिटी में भी पानी कम हो रहा है, क्वालिटी में भी पानी खराब हो रहा है। और यार हमारी इतनी एसेंशियल जरूरत है पानी, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा उसको सेव करने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा उसको कंजर्व करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, जो कि आपको हमारे पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर रिसोर्सेज। ऑलराइट, तो बच्चों हम सभी को ये बात पता है कि अर्थ पर इतना प्रतिशत पानी है और फिर भी लोगों को प्यार में डुबकी मारनी है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन कितना प्रतिशत पानी है? तो हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसमें 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट ओनली, दुख की बात यह है, बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट वाटर इज फ्रेश वाटर विच कैन बी पुट टू यूज। वाटर इज डेफिनेटली अ रेन्यूएबल रिसोर्स। यहां पर ना बच्चों तीन चीजें देखो, मैं तीन चीजों को हाईलाइट करूंगी, 3/4, फ्रेश वाटर और रेन्यूएबल रिसोर्स। तो ये तो हमें पता चला कि जैसे कि ये अगर पूरा अर्थ है तो इस अर्थ में अगर ये अर्थ एक पिज्जा की तरह होता तो ये जो पूरा पोर्शन होता 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, ये पूरा पोर्शन, इतना ज्यादा पोर्शन अर्थ का पानी से ही घिरा है। तो फिर मैम दिक्कत क्या है? ऊपर से पानी तो रेन्यूएबल है, यानी कि अगर हम पानी को इस्तेमाल भी कर लेंगे तो पानी फिर से आ जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स। हमने मैम वाटर साइकिल के बारे में तो पढ़ा ही है, राइट? वाटर साइकिल से कौन अनजान है? वाटर साइकिल के बारे में सब जानते हैं, जहां पर हमें पता है कि पानी जो होता है वो इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर वो बारिश के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में गिरता है और फिर उसके बाद फिर से वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये तो प्रोसीजर चलता रहता है। तो अगर पानी गया भी है तो पानी वापस आ जाएगा, इट इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स। तो फिर दिक्कत क्या है? आप इतना डरा क्यों रहे हो? यार देखो दिक्कत तो है, क्योंकि हमारे इस पानी का बहुत ही छोटा सा प्रपोर्शन है 3/4 ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर, लेकिन उस पानी का एक बहुत ही छोटा सा प्रपोर्शन है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज सेफ फॉर अस। बाकी पानी को हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कुछ ऐसा पानी है आइस कैप्स में वगैरह जहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। फिर जो पानी हमारे पास मौजूद है उसका प्रपोर्शन बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम, विच इज फ्रेश वाटर। ऑलराइट, अब ऑब्वियसली बात है वी आर फेसिंग अ वाटर स्केर्सिटी एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। बच्चों हम लोग पानी की किल्लत, पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। हमें पानी का संरक्षण करने की जरूरत है, पानी को बचाने की जरूरत है, पानी को मैनेज करने की जरूरत है ताकि पानी खत्म ना हो जाए। ऑब्वियसली इट इज स्केर्स, ऑब्वियसली कमी तो है, इस चीज से तो हम बिल्कुल अनजान नहीं है, कमी तो है पानी की। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। आगे देखो क्या लिखा है, वाटर स्केर्सिटी, ऑलराइट,
Water scarcity caused by over-exploitation, excessive use, unequal access to water among different social groups, being over-exploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. In some areas, water is sufficiently available to meet the needs of the people, but those areas still suffer from water scarcity due to the bad quality of water. बच्चों यहाँ पढ़ना, जब हम लोग वाटर स्कैरसिटी की बात करते हैं, सबसे पहले तो स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है? कमी, कमी होना पानी की। ये ना, इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो क्वांटिटेटिव रीजन है, एक क्वालिटेटिव रीजन है। ठीक है, देखो यार, अवेलेबिलिटी वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, यानी कि समय के साथ साथ, जगह के साथ साथ वाटर की अवेलेबिलिटी वेरी करती है। कहीं पर हो सकता है कि पानी की मौजूदगी ज्यादा हो, लोगों के पास ज्यादा अवेलेबल हो, कहीं पे पानी की मौजूदगी कम हो। ठीक है, तो इट विल वेरी, डिफर करेगा। वाटर स्कैरसिटी पानी की कमी होती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? कि लोग जितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए उससे ज्यादा इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। बच्चों, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। आपने सपोज एक नलका खोल के रखा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी है। ठीक है, अब वो नलका जो है एक स्पीड से पानी को भर रहा है। अब आप क्या करते हो, जब पानी आधा भरा होता है उस बाल्टी में, आप पूरी बाल्टी लेते हो, उसको डेल देते हो। लेकिन अभी फिर से जब आप बाल्टी को नीचे रखोगे उस नलके के, इट विल टेक द एग्जैक्ट सेम टाइम जो उसको पहले लगा था पानी को भरने में, है ना। इमीडिएटली अगर फिर से आपको पानी की जरूरत हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, यू वोंट बी एबल टू यूज इट। सेम सिचुएशन हमारे वाटर रिसोर्सेज के साथ हो रही है ऑन अ ब्रॉडर लेवल। हम लोगों को जितना यूज करना चाहिए हम उसको उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस एक रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट होता है, रेन्यू होने का भी एक रेट होता है। जैसे नलका खोला है, वो अपनी स्पीड से पानी को भर रहा है, राइट। एकदम से ऐसे तो नहीं होगा कि आप फिर से खोलोगे पूरा भर जाएगा एक सेकंड में, नहीं, तो अपनी स्पीड से भरेगा। उसी तरीके से बच्चों हमारे वाटर रिसोर्सेज अपनी स्पीड से रेन्यू होते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले कि वो रेन्यू हो हम उसको पूरा का पूरा निचोड़ देते हैं, पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी कमी, उसकी किल्लत तो होगी ही। तो हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा, और साथ ही में पानी को लेकर एक अनइक्वल एक्सेस है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पानी मौजूद है, जिनके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, पावर है, ऑल ऑफ दैट, और कुछ लोगों के पास पानी की पहुंच ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों, गरीब लोग होते हैं, बस्ती होती है जहां पर पानी पहुंच ही नहीं पाता है। पानी लाने के लिए लोगों को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो कुछ लोगों के पास तो पानी है, कुछ लोगों के पास पानी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। क्यों ओवर एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं? टू एक्सपैंड द इरिगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। अब जब सूखा सीजन होता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने का, उस टाइम पर आपको इरिगेशन करनी पड़ती है ताकि आप अपनी फसल को उगा सको। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं उस ड्राई सीजन के दौरान, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का। कुछ एरियाज में water is sufficiently available to meet the needs of the people, but those areas still suffer from water scarcity due to the bad quality of water. अब यहां बोला जा रहा है कुछ इलाकों में पानी की अवेलेबिलिटी है ताकि लोगों की जो नीड्स हैं उनको मीट अप किया जा सके, लेकिन फिर भी पानी तो अवेलेबल है, बट पानी जो है वो गंदी क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो फिर क्या फायदा ऐसे पानी के होने या ना होने से? पानी अवेलेबल है बट किसी काम का ही नहीं है, तो फिर क्या करें हम लोग उसका, राइट। तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे वही दो चीजें हैं, एक है क्वांटिटी पानी की कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि देखो जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है। पॉपुलेशन के एक्सपैंड होने की वजह से हर किसी को पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लोगों को ज्यादा खाना चाहिए, दैट मीन्स खेती बाड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, खेती बाड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर उस खेती बाड़ी के लिए ज्यादा पानी चाहिए होगा। तो हर चीज की वजह से जो क्वांटिटी है पानी की वो तो कम हो ही रही है, साथ ही में जो पानी की क्वालिटी है वो भी खराब हो रही है। पानी की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर के अंदर आप केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, सारी चीजें डाल देते हो, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो पल्यूट हो जाता है, राइट। हम वाटर बॉडीज को पल्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो पल्यूट होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो इन सब चीजों की वजह से बैड क्वालिटी ऑफ वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, सो देयर आर लाइक प्लेंटी ऑफ रीजंस कि हमारे पानी की किल्लत, पानी की स्कैसिटी हो रही है। मैं और क्या आपको एक्सप्लेन करूं, राइट। तो वाटर स्कैसिटी इज अ नोन फैक्ट
ड्यू टू many reasons. There are some qualitative issues, there are some quantitative issues, जहां पर पानी की क्वांटिटी कम हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से, द डिमांड फॉर फूड, द डिमांड फॉर वाटर, इन सब चीज़ों की वजह से, और क्वालिटी भी डिटीरियोरेट हो रही है ड्यू टू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, और वहीं पे हम दूसरी चीज की बात करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, राइट? तो देयर आर plenty of reasons. All right, now therefore there is a need of the hour. Need of the hour का मतलब होता है कि इमीडिएटली हम लोगों को ये प्रण लेना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि यार किस तरीके से पानी को मैनेज करना है, किस तरीके से पानी को कंजर्व करना है. इट इज द नीड ऑफ द आवर to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihoods, productive activities, and to prevent the degradation of our natural ecosystem. तो यार पानी को कंजर्व करना, मैनेज करने की जरूरत इस वजह से भी है ताकि हम बीमारियों से बच सकें. क्योंकि अगर पानी खराब होगा, आप सभी को पता है कि अगर पानी प्रदूषित होगा, पानी की क्वालिटी खराब होगी, तो यार पानी से कितनी ज्यादा बीमारियां लोगों को लगती हैं, राइट? तो उन बीमारियों से बचने के लिए. दूसरी चीज है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी. अब यार फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि अवेलेबल खाना रहे, खाने की कभी भी कमी ना हो, तो उसको भी इंश्योर करने के लिए, क्योंकि यार खाना आप तभी, फसलें तभी उग पाएंगी जब पानी की मौजूदगी होगी. अगर पानी नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो फूड सिक्योरिटी तो दूर की बात है, राइट? तो अगर पानी रहेगा तभी अच्छी फसल उग पाएगी, अच्छी फसल उग पाएगी तभी हम लोग अपने स्टॉक में खाने को रख सकेंगे, तभी हम लोग हर किसी इंसान तक खाना पहुंचा सकेंगे. तीसरी चीज है टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम. तो जब आप लोग पानी को पोल्यूट करते हो तो जाहिर सी बात है हमारी प्रकृति भी साथ ही साथ पोल्यूट होती है. तो उस नेचुरल इकोसिस्टम, उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बच्चों हमें उसको भी खराब नहीं होने देना है. सो वी नीड टू कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज. ऑलराइट, अब बात आती है हमारे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की. मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो हम डैम्स की बात कर रहे हैं. अब बच्चों डैम क्या होता है बता रही हूं. क्या होता है डैम? अभी हमने देखा कि हमें अपने वाटर रिसोर्स को मैनेज करना है, कंजर्व करना है, और इसी चीज के लिए बच्चों हम लोगों ने डैम कंस्ट्रक्शन को चालू करा. डैम को बनाने से हम पानी को कंजर्व करने की और मैनेज करने की कोशिश करना चाहते हैं. ठीक है, अब डैम होता क्या है? पहले डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि डैम होता क्या है. डैम इज अ बैरियर. बैरियर का मतलब क्या होता है? एक रुकावट है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर. जो बहता हुआ पानी आ रहा है उसके खिलाफ एक रुकावट है. दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स, रिटार्ड्स द फ्लो, क्रिएटिंग अ रेजर्वोयर, लेक और इंपाउंडमेंट. आइए समझते हैं. तो बच्चों सपोज ये फ्लोइंग वाटर आ रहा है और इस फ्लोइंग वाटर के आगे आपने एक रुकावट, एक डैम क्रिएट करा है. और डैम ना एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता है. डैम इज नॉट दिस स्ट्रक्चर, ये स्पिलवे होता है. डैम होता है जब आपने ऐसे पीछे पानी को ऐसे रोक लिया है. ठीक है, तो इस तरीके से या तो यहां से पानी आ रहा था तो आपने ये बनाया है और फिर आगे फ्लो को या तो रिटार्ड कर रहे हो, पुश बैक कर रहे हो, चैनल्स बना के अलग अलग डायरेक्शंस में भेज रहे हो, या फिर पानी के बहाव को रोक रहे हो. ठीक है, एक रेजर्वोयर, पर्टिकुलरली एक रेजर्वोयर, लेक या इंपाउंडमेंट होता है गड्ढा सा आपने क्रिएट कर दिया जहां पे पानी को स्टोर करके रखा है. ठीक है, लेक भी उसी तरीके से और रेजर्वोयर भी उसी को बोलते हैं. सो बेसिकली समझिएगा इस चीज को कि पानी बहता हुआ आ रहा है, आपने वहां पर एक डैम को कंस्ट्रक्ट करा है, कंक्रीट से बनाया है या किसी भी चीज से बनाया है. अब वो डैम ने क्या करा है, इस पानी को ऐसे स्टोर करके रख लिया है इस साइड पर, और डैम का गेट खुलेगा तो इधर से पानी बहता हुआ उधर जाएगा, नहीं तो अगर डैम का गेट बंद रहेगा तो पानी यहीं पे स्टोर्ड रहेगा. बेसिकली बच्चों ये होता है डैम. जो आपने इंपाउंडमेंट क्रिएट करा है ना, जो रेजर्वोयर क्रिएट करा है, दैट इज द डैम. ये जो स्ट्रक्चर होता है हम लोगों को लगता है कि दिस इज द डैम, बट दिस इज नॉट द डैम, दिस इज अ स्पिलवे. सो बेसिकली दिस होल थिंग इज अ डैम एंड मेजरली दिस रेजर्वोयर इज रेफर्ड टू एज द डैम, जो आपने क्रिएट करा है पानी को बचाने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए.
ऑलराइट, सो दिस इज द डैम, दिस इज द स्पिलवे, और यहाँ से फिर डैम के गेट होते हैं। अगर आप गेट को खोल देते हो, वैसे तो बंद करके रखते हैं ताकि पानी यहाँ पे पड़ा रहे, अगर गेट को खोला जाता है तो ये वाला पानी बहकर फिर उस साइड चला जाता है, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, नाउ ये बात एकदम क्लियर हुई है, आई होप क्लियर हुई है। डैम, देखो यहाँ पे वही बात हो रही है, डैम रेफर्स टू द रेजर्वोयर। आपने जो पीछे पानी स्टोर करके रखा है ना, उस रेजर्वोयर को डैम बोला जाता है, ना कि उस स्ट्रक्चर को। जैसे हम लोगों को क्या लगता है ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द डैम, नो, दिस इज द स्पिलवे। हमने जो पीछे एम्पाउंडमेंट क्रिएट करा है जहां पे पानी को स्टोर करके रखा है, दैट इज द डैम। ऑलराइट, व्हाई आर डैम्स बिल्ट? देखिए बच्चों, अब यहां पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने डैम्स को बनाया क्यों, या क्यों बनाया जाता है डैम्स को। तो उसके पीछे देयर आर सेवरल रीजंस। सबसे पहला रीजन है कि डैम्स आर बिल्ट टू impound rivers and rainwater that can be used later to irrigate agricultural fields. फर्स्ट रीजन है ये, ठीक है। सॉरी, तो मुझे ठंड लग गई है, छींक आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला रीजन है कि डैम्स को बिल्ड क्यों करा जाता है, ताकि हम लोग रिवर को एक एम्पाउंड करके रख सके, या रेन वाटर को स्टोर करके रख सके, जिसको बाद में हम लोग एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सके, किसानों के वो काम आ सके। तो बच्चों हमने जैसे फ्लोइंग वाटर के आगे ये वाली कंस्ट्रक्शन करी थी, है ना, इम्पाउंडमेंट यहाँ पे बन गया था। तो ये जो पानी स्टोर करके रखा है आपने, अब इस पानी को बाद में हम यूज करके एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। दूसरी चीज है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आपने बच्चों सुना होगा हाइड्रोलॉजिकल पावर जनरेशन, पानी से पावर को जनरेट करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाता है, डैम्स के थ्रू करा जाता है। तो वैसे तो ना डैम्स के गेट्स बंद रहते हैं, जैसे अभी इसमें तो खुले हुए दिख रहे हैं कि पानी बहता हुआ आ रहा है, डैम के गेट बंद रहते हैं, ठीक है। फिर एकदम से डैम के गेट्स को खोला जाता है, और जब डैम के गेट्स को खोला जाता है तो पानी तेजी से बहकर जाता है, और उस पानी की तेज स्पीड की वजह से टर्बाइन्स लगाए जाते हैं। टर्बाइन्स होते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो ये टर्बाइन्स विंड मिल वगैरह में आपने देखे होंगे, तो ये टर्बाइन्स होते हैं। ये टर्बाइन्स तेज तेज रोटेट करने लगते हैं पानी की स्पीड की वजह से, और बच्चों इन टर्बाइन्स के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर जनरेशन होता है, ठीक है। तो यहीं पर टर्बाइन्स लगाए जाते हैं, और तेज पानी के बहाव से वो टर्बाइन्स रोटेट होंगे, और टर्बाइन्स के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, पानी जो आपने बचाया है तो ये लोगों के घर के लिए भी चैनल किया जा सकता है, वहां तक भी पहुंचाया जा सकता है, इंडस्ट्रियल यूजेस, इंडस्ट्रीज को भी पहुंचाया जा सकता है ये पानी। साथ ही में एक और चीज है फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को आने से बचाया जाता है। तो यार पहले जैसे देखो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पहले जैसे बाढ़ क्यों आती है, कि पानी का तेज बहाव आता है जिससे बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पे आपने क्या करा, इस डैम के स्ट्रक्चर को क्रिएट करके आपने एक तरीके से पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको पीछे ही रोक लिया, उसको आगे आने नहीं दिया। तो एक तरीके से आप फ्लड कंट्रोल भी कर रहे हो। साथ ही में लास्ट पॉइंटर यहाँ पर है रिक्रिएशन, तो लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, ठीक है, रिक्रिएशन के काम आता है। इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन का मतलब है कि आपने जो रिजर्वॉयर क्रिएट करा है, यहाँ पे आपके वेसल्स वगैरह, शिप्स एंड बोट्स, वो सारी चीजें भी ऑपरेट कर सकती हैं। फिश ब्रीडिंग, फिश को भी पाल सकते हो वहां पर, तो हमारे जो फिशरमैन है उनके भी काम आ सकती है वो चीज। तो इट कैन बी यूज फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और इसी वजह से बच्चों डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तभी इनको मल्टीपर्पज बोला जाता है, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि यार ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए तो उसके लिए भी पानी दे देंगे, बिजली जनरेट करेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी देंगे, बाढ़ को कंट्रोल करेंगे, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, रिक्रिएशन, बहुत सारी चीजों के काम हमारे डैम्स आ सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने डैम्स को बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। क्या बोला था उन्होंने? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था डैम्स को, याद रखिएगा ये चीज। इस पे ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
पहली बात तो स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे भारत, आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि डैम्स जो हैं दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और क्यों बोला था ये? क्योंकि बच्चों उनको लगता था कि डैम्स के कंस्ट्रक्शन से देश जो है वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी देश के अंदर। साथ ही में कॉलोनियलिज्म के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया जो इकोनॉमिकली पीछे रह गई है, अब उस पर्टिकुलर हैंडीकैप वाली सिचुएशन से इंडिया आगे निकलेगी ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन। साथ ही में देखो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए पानी पहुंचाया जाएगा डैम्स के थ्रू। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी तो साथ ही में एग्रीकल्चर से बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज तक पहुंचेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। और हमारी जो अर्बन इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। सो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो नेहरू जी ने इस वजह से डैम्स को द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। ऑलराइट, इस चीज को याद रखिएगा। अब होता क्या है, हमने डैम्स को कंस्ट्रक्ट तो कराया, बहुत सारे फायदे भी आपको बताए, बट यार पीपल अपोज दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डैम कंस्ट्रक्शन को अपोज करते हैं, जो कि डैम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं। क्यों है? सबसे पहला रीजन है क्योंकि इट रेगुलेट्स द रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ द रिवर्स अफेक्ट्स देयर नेचुरल फ्लो। बच्चों जो आपने क्या करा, आपने एक रुकावट क्रिएट करी है जो कि प्राकृतिक रुकावट नहीं है, इट्स नॉट नेचुरल। पानी बहता हुआ आ रहा था, आपने डैम कंस्ट्रक्ट करा है ना। तो एक तरीके से आपने एक नेचुरल फ्लो के बीच में एक बाधा को क्रिएट करा है। तो सबसे पहले तो लोग ये बोलते हैं अपोज करने के लिए। दूसरी चीज क्या है? पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वाटिक लाइफ। पुअर हैबिटेट्स, अभी इससे ना 2-3 पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। फ्रैगमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू माइग्रेट। ओके, सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। ओके बच्चों देखो होता क्या है कि जैसे कि एक बहाव था पानी का, आपने क्या करा, डैम कंस्ट्रक्ट करा है, तो बहुत सारा ना जो इस रिवर के सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो सारे पत्थर, कंकड़, मिट्टी, ये सारी जो चीजें जो रिवर अपने साथ बहा के लेकर आ रहा था, वो इस स्ट्रक्चर के ना नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा सेडिमेंटेशन यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जब इधर से पानी निकलेगा तो यहाँ पर ना एक तो रॉकियर स्ट्रीम बेड्स होंगे, ऐसे मतलब स्ट्रीम बेड के नीचे कोई सेडिमेंट्स रह नहीं जाएंगे, पत्थर ही पत्थर मौजूद होंगे। और एक्वाटिक लाइफ जो होगी, जो एक्वाटिक फौना है हमारी, फिशेस एंड ऑल, उनके लिए एक बहुत बुरी जगह हो जाएगी रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भी यार एक सॉफ्ट स्ट्रीम बेड चाहिए होता है, नीचे उनको भी सॉफ्ट बेड चाहिए होता है, बट यहाँ पर क्या है, पत्थर ही रह गए क्योंकि सारे सेडिमेंट्स तो इधर इकट्ठे हो गए। तो एक्वाटिक लाइफ के लिए एक पुअर हैबिटेट हो जाता है। साथ ही में एक्वाटिक फौना अगर इधर से कहीं उधर माइग्रेट करना चाहती, कहीं जाना चाहती, तो वो भी माइग्रेट नहीं कर पाती है, ठीक है। डैम्स क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन्स सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल। साथ ही में बच्चों आप क्या है, डैम को जब कंस्ट्रक्ट करते हो तो एग्जिस्टिंग जो वहां पे पेड़ पौधे होते हैं वो सारे पानी के नीचे डूब जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल सबमर्ज हो जाता है, तो इस वजह से आप एक तरीके से सॉइल इरोजन भी कर रहे हो, वेजिटेशन बहुत खराब कर रहे हो, जाया कर रहे हो डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से। लार्ज डैम्स को क्रिएट जब आपने करा तो इट हैज आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तहरीर डैम आंदोलन एक्सेट्रा। बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स जो आपने कंस्ट्रक्ट करे तो बहुत इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी उनके खिलाफ चली हैं। जैसे कि बच्चों एक बहुत ही प्यारी मूवमेंट है जिसको आपको पता होगा नाम, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ चालू करी गई थी। और बेसिकली लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था कि जब डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो देखो उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो काफी खराब पड़ ही रहा है, प्लस जो आसपास लोग रहते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पूरी जमीन सबमर्ज होने वाली है। सो दे ऑल्सो हैव टू लीव देयर होम्स, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इन सब एक तरीके से दो इम्पैक्ट्स हैं। एक तो देखो ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, जहां पर आपका एनवायरमेंट खराब हो रहा है, फ्लोरा फौना मतलब फौना के लिए डिफिकल्टी आ रही है, फ्लोरा के लिए डिफिकल्टी आ रही है ना, वो सारा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। हैबिटेट खराब हो रहा है एक्वाटिक लाइफ का, माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, ये सारी चीजें हो रही हैं,
ठीक है, तो वो तो एक ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं जिनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, जिनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन, ये सारे ऐसे आंदोलन, सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि चलाई गई थी लोगों के घर बार को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर सरकार को ये बोलने के लिए कि अगर आप लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हो अपने किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से, तो उनको फिर एक एडिक्वेट लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करो, उनको एडिक्वेट घर भी प्रोवाइड करो अगर आप उनका घर छीन रहे हैं तो। मेनी टाइम्स, बहुत बारी जो लोकल पीपल है, दे हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड, देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। तो आसपास के जो लोग होते हैं, जब डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है उनके एरिया में, तो उनको अपना घर बार छोड़कर, अपनी जमीनें छोड़कर, अपना जीवन यापन छोड़कर, जिस तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो सब छोड़ छाड़ कर जाना पड़ता है उस इलाके से बाहर। तो दो टाइप के इम्पैक्ट है, ऑपोजिशन है, एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है और एक हमारा सोशल इम्पैक्ट भी है, सामाजिक प्रभाव भी तो पड़ रहा है ना डैम्स की वजह से। तो दोनों चीजों की वजह से ऑपोजिशन है। मोस्ट ऑफ द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स। हमने अभी पढ़ा था ना कि डैम को कंस्ट्रक्ट करा जाता है फ्लड कंट्रोल करने के लिए, कि बाढ़ एक्स्ट्रा पानी की वजह से आती है, तो डैम एक तरीके से बाढ़ के पानी को कंट्रोल कर लेता है, पानी को ही कंट्रोल कर लेता है। बट दीज डैम्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स। लेकिन बच्चों उल्टा ही हो गया, डैम्स की वजह से फ्लड्स और ज्यादा, बाढ़ को और ज्यादा ट्रिगर कर दिया गया है ना। अब आप एक बात बताओ, आपने क्या करा, आप ये बोल रहे हो कि डैम को हमने जब कंस्ट्रक्ट करा तो जो एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर है वो हमने पीछे ही जो है रेजर्वोयर में ही रखा है, उससे फ्लड कंट्रोल हो रहा है। बट जब आप उस पानी को एकदम से गेट खोलकर छोड़ोगे तो उससे भी तो एक्सेसिव वाटर फ्लो होगा ना, उससे भी तो बाढ़ आ सकती है। तो आपने सोचा तो ये था कि डैम से फ्लड कंट्रोल होगा, बट अल्टीमेटली हुआ क्या है, डैम से फ्लड्स ट्रिगर हो गए हैं। डैम्स हैव आल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। डैम की वजह से हमारा जो सॉइल है वो भी बह बहकर, आगे देखो ना, अब यार डैम के गेट खुलेंगे, एकदम से पानी बहता हुआ और तेजी से बहता हुआ जाएगा, तो जो मिट्टी होगी, जो सॉइल होगा, वो तो जाहिर सी बात है ना, सॉइल भी अपने साथ बहकर लेकर चला जाएगा वो पानी, तो सॉइल इरोजन भी होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी के इस्तेमाल की वजह से अर्थक्वेक्स, वाटरबॉर्न डिसीजेस, पेस्ट्स, पोल्यूशन, ये सारी चीजें भी हो रही हैं। तो डैम आपने बनाया तो था कि यार हम पानी बचाएंगे, कंजर्व करेंगे, पानी के साथ ये करेंगे वो करेंगे, बट लोगों ने फिर से एक्सेसिव यूज पानी का करना चालू कर दिया उस डैम की वजह से, जिसकी वजह से बहुत से वाटरबॉर्न डिसीजेस, अर्थक्वेक्स और पोल्यूशन, है ना, ये सारी चीजें भी होने लग गई। तो अल्टीमेटली कुछ बुरा ही हुआ कुछ। अब बच्चों, अभी तक आपने देखा कि, अभी तक देखो आपने क्या देखा है, आपने देखा कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वहां पर ना एक क्या है, वाटर रिसोर्सेज में एक स्कैर्सिटी आ रही है, स्कैर्सिटी आ रही है, कमी आ रही है, ड्यू टू लाइक सम क्वांटिटेटिव इश्यूज एंड सम क्वालिटेटिव इश्यूज, राइट। तो ये तो आपने देखा। अब अगर स्कैर्सिटी आ रही है तो स्कैर्सिटी से निपटने के लिए हमें पता है कि हमें वाटर रिसोर्सेस को कंजर्व और मैनेज करना होगा, बचाना होगा, मैनेज करना होगा। अब कंजर्व और मैनेज करने के लिए हम लोगों ने तो यही सोचा था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना यहां पर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी कि डैम कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग पानी को कंजर्व कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन हमने देखा कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा फ्लॉप शो निकला, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपोजिशन उसके खिलाफ हमें देखने को मिला है। बहुत से लोग दे आर नॉट हैप्पी विद हाउ द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैव वर्कड। काफी ऑपोजिशन उसके खिलाफ आया है, क्योंकि उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, प्रकृति पर जो प्रभाव है, जो लोगों पर प्रभाव है, सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट है, वो काफी घातक है, काफी खतरनाक है। इस वजह से अभी देयर इज वन मोर मेथड, एक और मेथड को हम आजमाना चाहते हैं, और वो मेथड है बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि ज्यादा सेफ है और इससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या आजमाना चाहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड को हम लोग आजमाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली पूरा चैप्टर है। बेसिकली आप बात करते हो कि पानी है, पानी जो है, पानी की कमी है, किन चीजों की वजह से कमी है वो समझा,
अब कमी है तो जाहिर सी बात है कुछ करना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। नाउ फॉर दैट सबसे पहली चीज थी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। वो हमने देखा फायदे क्या क्या थे, किन किन चीजों के लिए बनाई गई थी, बट ऑपोजिशन काफी आया है। इस वजह से अब एक दूसरी चीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, चलो फटाफट से यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट करा जाता है। द फर्स्ट थिंग इज, ऑलराइट, हिली एरियाज के अंदर बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपली मतलब ये है कि आप लोगों ने जो बारिश का पानी है उसको आप बचा रहे हो, ठीक है, उसको जाया नहीं जाने दे रहे। हिल्स के अंदर, अब जो हिल्स हैं यानी कि जो पहाड़ हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहां पे लोगों ने चैनल्स बनाए हैं जैसे कि गुल्स एंड कुल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। तो खेती बाड़ी के पर्पज के लिए पानी को, बारिश के पानी को बचाया जा रहा है वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर। कैसे? गुल्स और कुल्स बनाकर। गुल्स और कुल्स क्या होता है? जैसे बच्चों ये पहाड़ है, ठीक है, अब इस पहाड़ के अंदर जो टॉप मोस्ट ये वाली जगह होती है ना, देखो, तो ये जो हिल टॉप है यहाँ पर आपने क्या करा है, इस तरीके से यहाँ पर एक एम्पाउंडमेंट क्रिएट करा है, और इस एम्पाउंडमेंट में आप पानी बचा कर रखते हो। तो बारिश का पानी आएगा, इसी में स्टोर हो जाएगा, फिर इस पानी को बाद में इस्तेमाल कर लिया जाएगा एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। इन्हीं को गुल्स एंड कुल्स बोला जाता है, नथिंग एल्स। ऑलराइट, अब देखो सेकेंडली यहाँ पर देखिए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग is commonly practiced to store drinking water particularly in राजस्थान। राजस्थान के अंदर बच्चों रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपली मतलब होता है कि बारिश आएगी, आपके रूफटॉप यानी कि छत पर पानी गिरेगा। छत पर पानी गिरेगा तो पाइप होती है कनेक्टेड, छत से कनेक्टेड पाइप है, ये पानी जो है बहकर इस पाइप में आएगा। ये पाइप नीचे एक टैंक से कनेक्टेड होगी, इस टैंक में वो पानी अपने आप स्टोर हो जाएगा। तो आपने बारिश के पानी को जो कि आपकी छत पर गिरा था उसको आपने चैनल करके अंडरग्राउंड टैंक तक पहुंचा दिया है, और इससे आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है बंगाल के अंदर पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। अब होता क्या था बच्चों, बंगाल में जैसे कोई नदी बह रही है, अब ना जिन जगहों पे जो फ्लड प्लेन्स हैं, यानी कि अभी नदी है, एक टाइम पर इसका बहाव तेजी से आएगा और आसपास का एरिया जो है वो फ्लड प्लेन है, तो यहाँ तक पानी आ जाएगा। फ्लड के टाइम पर पानी यहाँ तक सपोज आ जाएगा। अब लोगों ने क्या करा, यहाँ पर लोगों ने इनंडेशन चैनल्स बना दिए। इनंडेशन चैनल्स का मतलब कि इस जगह पर थोड़ा ऐसे नीचे गड्ढे गड्ढे से बना दिए, थोड़ा ऐसे खुदाई कर दी, ताकि कल को अगर पानी बहकर इस जगह तक आए तो वो पानी इन गड्ढों के अंदर स्टोर हो जाए, और फिर पानी तो वापस चला जाएगा बट इन गड्ढों में वो स्टोर होकर रह जाएगा। तो ये इनंडेशन चैनल जो है बाद में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फील्ड्स के अंदर इरिगेशन करने के लिए, बाद में इस पानी को इस्तेमाल और यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, इन एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्टन द soil such as खादिन्स एंड जोहाज। खादिन्स कहाँ, जैसलमेर में, और जोहाज राजस्थान के दूसरे हिस्सों में। अब बच्चों देखो, एरिड और सेमी एरिड यानी कि जो सूखे इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे यानी कि जो खेत थे, उन खेतों में क्या करा गया, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए गए। तो ये देखो, जैसे पत्थरों से क्या करा गया है, इस फील्ड के अंदर ये पत्थर ऐसे लगा दिए गए और एक स्टोरेज स्ट्रक्चर, एक ऐसे पूल सा बना दिया गया, स्विमिंग पूल सा, खाली स्विमिंग पूल रहेगा। बारिश का पानी आएगा, देखो कैचमेंट एरिया है, इधर पानी आके गिरेगा, इस रेन फेड स्ट्रक्चर यानी कि खादिन और जोहाद का स्ट्रक्चर है, इसमें पानी डिपॉजिट हो जाएगा। बाद में बच्चों पानी अपने आप जो है अंडरग्राउंड तक लेवल तक पहुंच जाएगा, और नीचे का जो वाटर टेबल है उसको भी रिचार्ज करेगा, और साथ ही में जो सॉइल होगा, जो मिट्टी होगी, उसको भी मॉइस्चन कर देगा। और यही होते हैं खादिन जोहाद, जहां पर पानी को स्टोर करके रखा जाता है राजस्थान जैसे इलाकों में। ठीक है, खादिन पर्टिकुलरली जैसलमेर में बोला जाता है इन रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को, जोहाद राजस्थान के बाकी हिस्सों में बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बच्चों हम राजस्थान की ही बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर पानी की कमी है ना, जहां कमी होती है ना वहां के लोगों को रियलाइजेशन होती है। जहां पानी अबंडेंटली मौजूद है वहां के लोग कह रहे हैं अरे आ ही तो रहा है, क्या ही है, बट जहां कमी है वहां पर कंजर्व किया जा रहा है। टंका सिस्टम, Tankas are part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system built inside the main house or the courtyard, mainly practiced in Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi, Barmer areas for saving the rainwater. Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool.
तो यार लोग क्या करते हैं अब राजस्थान के अंदर, जैसे ये एक घर है, ठीक है, तो लोग यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो कर ही रहे थे। तो बारिश का पानी आएगा, पाइप है, पाइप से नीचे जाएगा, और ये जो नीचे रूम है या कोर्टयार्ड है, इसके नीचे ना यहीं पर ही एक इन्होंने टैंक बना रखा है, ठीक है, नीचे की साइड पे। अब ये पाइप से इस टैंक में पानी भर जाएगा। अब ये टंका सिस्टम जो है, इससे क्या है, अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए हैं इस कोर्टयार्ड या फिर घर के नीचे की साइड पर। इससे क्या होता है, जो कमरा होता है वहां का ठंडा भी रहता है, क्योंकि देखो राजस्थान एक गर्म जगह है। अब वहां पर इस टंका सिस्टम की वजह से नीचे पानी जब जमा हो रहा है तो वो जगह कूल भी रहेगी, ठंडी भी रहेगी, साथ ही में पानी आपको मिल भी जाएगा, राइट। पानी भी आप कंजर्व कर रहे हो, पानी की अवेलेबिलिटी भी आपको मिल रही है टंका को कंस्ट्रक्ट करने से, आपका घर भी ठंडा रह रहा है, तो चाहिए क्या, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स। रेन वाटर को पालर पानी के नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर, क्योंकि बच्चों पालर पानी का मतलब होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो लोग राजस्थान के अंदर ना रेन वाटर को मानते हैं कि दिस इज द प्योरेस्ट, सबसे ज्यादा साफ सुरक्षित फॉर्म है नेचुरल वाटर का। और आज के टाइम पे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रैक्टिस थी, इट इज ऑन अ डिक्लाइन। लोग उतना ज्यादा इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं एज प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जो है वो अवेलेबल है ड्यू टू द पेरेनियल राजस्थान कैनाल through, though some houses still maintain the tankas since they do not like the taste of tap water। तो कुछ लोगों को नलके के पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों ने आज भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा है। बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि आजकल के टाइम पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो हमारा राजस्थान कैनाल है, जैसे पेरेनियल कैनाल, पूरे साल के दौरान वो पानी प्रोवाइड करता है लोगों के घरों में, तो वो राजस्थान कैनाल के थ्रू लोगों के घर पानी पहुंच रहा है, पूरे साल के दौरान पहुंच रहा है। दैट इज वाई रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस थोड़ा सा डिक्लाइन हो चली है। बट हाँ, कुछ लोग आज भी जिनको वही पलर पानी चाहिए वो वैसे ही उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको टैप वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तमिलनाडु सबसे पहला राज्य था भारत का जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी कर दिया था टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स। बच्चों ये फैक्ट याद रखिएगा कि तमिलनाडु भारत का सबसे पहला राज्य था जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है कि सबके घर में बना होना चाहिए, कंपल्सरी कर दिया था। और अगर कोई इंसान नहीं बनवाता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर, तो फिर लीगैलिटी है और लीगल स्ट्रक्चर पूरा है कि उस इंसान को पनिशमेंट दी जाएगी, डिफॉल्टर को। साथ ही में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं बच्चों, मेघालय की एक बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस विच इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। मेघालय की 200 साल पुराना एक सिस्टम है ऑफ टैपिंग द स्ट्रीम स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स। About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant। तो बच्चों हम लोग देखते हैं 200 साल पुराना ये सिस्टम है जहां पर बैम्बू पाइप जो होती है ना, बैम्बू पाइप को देखो आधा आधा काट रखा है, तो यहाँ से पानी जो है स्प्रिंग वाटर स्ट्रीम वाटर वो आ रहा है, एंटर कर रहा है, बहुत सारा पानी एंटर करता है, बट बीच बीच में वो पानी बह जाता है। तो जैसे इधर से पानी आया, फिर आपने डाइवर्जन चैनल बनाया, इधर से फिर इधर, इधर से फिर इधर, इधर से फिर इधर, एंड में पहुंचते पहुंचते ऐसे छोटे छोटे बैम्बू पाइप में होल्स बनाए होते हैं, जिन होल से पानी जो है फिर यहाँ तक पहुंच जाता है और पौधों को मिल जाता है। पर यार इसमें ना वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पानी एंटर कर रहा है, बीच बीच में पानी जो है गिर जाता है इधर उधर, एंड तक बहुत ही कम पानी पहुंचता है। और देखो 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट की स्पीड से प्लांट के पास पहुंच जाता है, बहुत कम पानी रह जाता है एंड तक पहुंचते पहुंचते। बट हाँ, काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम है, तो याद रखिएगा इसको। और इसी के साथ हमारी जो क्लास है बच्चों वो होती है समाप्त। यस, तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है समाप्त। और भी बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे, बाकी सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स आते रहेंगे। ये तो काफी सिंपल सा, काफी आसान सा चैप्टर था बच्चों। कैसे लगी आज की क्लास मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ, और अगला लेक्चर भी आपको यहीं कहीं दिख जाएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु स्टेड टिल द वेरी एंड। तो अगर आप अंत तक इसको देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट्स की बौछार कर दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर and bye-bye.